स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में, जहां आज मैं लेकर आई हूं बिहार बोर्ड कक्षा 6 के विज्ञान पुस्तक को, जिसमें आज का अध्याय है अध्याय 7 और शीर्षक है पेड़ पौधों की दुनिया। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 से 6 तक का कवर कर चुका है ना। और आगे जो है आगे के अध्याय को कवर करूँगी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि हम अब चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो खूब हरा भरा दिखाई पड़ता है। आखिर यह हरियाली किसके बलबूते पर है? पेड़ पौधों के दम पर ही तो दुनिया इतनी हरी भरी है, और पेड़ पौधों में भी खासकर पत्तियों के दम पर। ठीक है, हम रोज़ कितने ही पेड़ पौधे देखते हैं और कई को तो पहचान भी लेते हैं। यदि पेड़ पौधे पर पत्तियां ना हो तो क्या उन्हें पहचानना संभव है? यानी अलग अलग पेड़ पौधे की पत्तियों में कुछ विशेषता होती है। आइए इस पाठ में इन विशेषताओं को समझने के लिए जो है ना पेड़ पौधे के नज़दीक चले। इसी तरह पेड़ पौधों की जड़ों में क्या अंतर होता है, यह भी समझने के लिए कोशिश करेंगे। क्या आपने बीजों के महत्व पर विचार किया है? सोचिए भला बीज पौधे के किस काम में आता होगा। इस पाठ में हम बीज के अंदर झांक कर भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस पाठ के अंत तक हम पत्ती, जड़, बीज के संबंधों को कैसे समझेंगे, है ना। पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए हमें कई बार स्कूल के बाहर सैर पर भी जाना होगा। बाग बगीचे, खेतों में जाकर उनका अवलोकन करना पड़ेगा, है ना। ये सैर पर जाने से पहले नीचे लिखी चीज़ों को इकट्ठा कर लें। पौधों को उखाड़ने के लिए खुरपी या चाकू, एक झोला और गीला कपड़ा, अखबार, पुरानी पत्रिकाएं, रद्दी कागज, कॉपी, पेंसिल, धागा और ब्लेड। जब सैर पर जाएं तो ध्यान रखें पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे तथा आवश्यकता अनुसार किसी भी पौधे की 1 या 2 से ज़्यादा पत्ती ना तोड़ें। शिक्षक के साथ सैर पर निकले तथा रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधों को ध्यान से देखें। आसपास कोई बगीचा या खेत हो तो वहाँ भी जाए। जैसे आप देखिए तना के बारे में, सैर पर जाएं तो पेड़ पौधों के तनों तथा उनमें निकलने वाली शाखाओं का जो है अवलोकन करें तथा नीचे दी गई तालिका 7.1 जैसी तालिका अपनी कॉपी में बनाकर उसमें अंकित करें। ठीक है, अब तालिका 7.1 में उदाहरण स्वरूप आम के पेड़ का अवलोकन लिखा है। इसी अनुसार अन्य पेड़ पौधों का अवलोकन करें तथा तालिका भरें, है ना। अब देखिए ये शाख है, ये झाड़ी हो गया और ये पेड़ हो गया। छोटे पौधे को छोटे शाख कहते हैं, इससे थोड़ी झाड़ी हो जो फैली मिलेगी, है ना। और जो इससे बड़े होते हैं, झाड़ियों से बड़े, उसे वृक्ष कहते हैं। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है उन्हें तथा समानता कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाख कहते हैं। जिन पौधों की शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है और जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है उसे झाड़ी कहते हैं। जिन पौधों की तना सख्त, बूढ़ी और छालवाद मोटा होता है और जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है उन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है, अपने आसपास से शाख, झाड़ी और वृक्ष के 5 उदाहरण और ढूंढें। तने पर पत्तियों की जमावट विन्यास है। सैर के दौरान पत्तियों की जमावट भी देखिए। पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती है। किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है तो ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकल पत्ती कहते हैं। ठीक है, किसी पौधे की पत्तियों जोड़ी में या एक दूसरे से विपरीत दिशा में निकलती तो ऐसे जमावट को जोड़ीदार जमावट कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती है, इसे गुच्छेदार जमावट कहते हैं। पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहते हैं। अब हर तरह की जमावट वाले पेड़ पौधों का नाम तालिका 7.2 में लिखें। ठीक है, अब अवलोकन के बाद पत्ती को डंठल सहित तोड़ें और जिस पौधे की पत्ती तोड़ें उसका नाम अपनी कॉपी में लिख लें। साथ ही यह भी लिखें कि उस पौधे पर पत्तियों की जमावट किस ढंग की थी। हो सकता है कि किसी पत्ती का नाम आपको मालूम ना हो तो अपने दोस्तों से या अन्य किसी व्यक्ति से पूछकर लिख लें। यदि फिर भी पता न लगे तो इस पत्ती को एक नंबर दें। कांटेदार पत्तियों को सावधानीपूर्वक ब्लेड की मदद से काट कर एकत्रित करें तथा अखबार में रखते जाएं। पत्तियां एकत्रित करने के बाद कुछ छोटे छोटे पौधे जड़ समेत मिट्टी खोद कर उखाड़े तथा गीले कपड़े में लपेट कर थैले में जमा कर करते जाएं तथा कोशिश करें कि इन सब पौधों के नामों का पता लग सके। नामों की पर्चियां बनाकर पौधे तथा पत्तियों पर पानी भी जा सकती है। ठीक है, अब विद्यालय में वापस चलें। जैसे देखिए ये मूसला जड़ है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ है ना, एक सीधी है ना। इनमें से विभिन्न तरह के ब्रांच इसके निकले हुए हैं ना, ये मूसला जड़ हो गया। अब रेशेदार बहुत सारे जड़ होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके रेशेदार।
विद्यालय वापस आकर लाए गए पौधे को अध्ययन के लिए सामने रखें। यदि जड़ों में मिट्टी लगी हो तो उन्हें धो ले। यदि रखे गए सभी पौधों को जड़ों को ध्यान से देखें। क्या सभी जड़ें एक जैसी दिख रही हैं? मुख्यतः दो प्रकार की जड़ें दिख रही हैं। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है और जिनमें से कई सहायक जड़ निकले हैं, उस जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़। जिसका एक मुख्य जड़ हो उसमें से बहुत सारी सहायक जड़ें निकली रहती है, उसे क्या कहते हैं? मूसला जड़। जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है ना, बल्कि सभी जड़ एक ही स्थान से निकलती हो, उस जड़ को क्या कहते हैं? झकरा या रेशेदार जड़ कहते हैं। अब अपने द्वारा लाए गए सभी पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर मूसला और झकरा जड़ के दो समय में बांटे तथा तालिका 7.3 अनुसार पौधे के नाम के साथ वर्गीकृत करें। ठीक है, अब मूसला जड़ के नाम लिखे और रेशेदार जड़ के नाम लिखे। दोनों तरह की जड़ों के एकत्रित अपनी कॉपी में बनाए। अब जड़ एवं तना के कार्य। जड़ के कार्य क्या होते हैं? जड़ जो है मिट्टी को मजबूत से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है। यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। जड़ें मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है। अब तना पौधों को आकृति प्रदान करता है। यह जल, खनिज, लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रह भी करते हैं। क्रियाकलाप 1, आप जो पौधे बाहर से लाए थे उनमें से कुछ पौधों की जड़ काट दें तथा उन्हें विद्यालय परिसर या गमलों में लगा दें। मिट्टी में पानी डाल दें। कुछ जड़ वाले पौधे को भी लगा दें और एवं उनमें पानी डाल दें। 4-5 दिन तक दोनों तरह के पौधों को ध्यान से देखें। पता करें कि जड़ वाले कितने पौधे मुरझाए और बिना जड़ वाले कितने पौधे मुरझाए। आप पाएंगे कि बिना जड़ वाले पौधे मुरझा जाते हैं और जड़ वाले नहीं मुरझाते हैं। सोच कर लिखिए कि ऐसा क्यों। अब क्रियाकलाप 2 में देखेंगे। आवश्यक सामग्री है ग्लास, जल, लाल स्याही और एक साकीय पौधा एवं ब्लेड। अब देखें, गिलास को 1/3 जल से भर देंगे जिस तरह से। ठीक है, अब गिलास के जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालेंगे। ठीक है, इस तरह से लाल स्याही की बूंदें डाल दिए हैं। अब उसे बूंद डालकर हिलाएंगे। साकीय पौधे के तने को काट कर चित्रानुसार गिलास में भर देंगे। साकीय पौधे को तने काट कर इसमें गिलास में डाल दिए, है ना। अगले दिन ग्लास में रखे साके तने को ऊपरी व नीचे सिरों को ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास हैंडलेस है तो उसकी सहायता से देखें। क्या आपको तने के ऊपरी व निचले सिरों पर लाल रंग का कोई बिंदु नजर आता है? तने के दोनों सिरों पर यह बिंदु कहाँ से आया? तने की लंबाई में आधा काट कर भी देखें। तने में यह लाल रंग की रेखा कैसे बनती है? आप देखेंगे 1/3 जल से भरे हुए गिलास में साग का कटा हुआ तना। यहाँ हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज लवण को जल के साथ तने के ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो जड़ का क्या काम होता है ना कि जड़ जो है आप मिट्टी में पानी डालते हैं तो जड़ की सहायता से वो पानी क्या होता है ना, मिट्टी से तने के ऊपरी वाले भाग में जगह जगह पे फैलता है। ठीक है, जिससे पौधों को पर्याप्त पानी मिलते हैं। पत्तियों के कई गुणों के बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना है। आइए एक और गुण का पता लगाएं। पत्तियों की सतह पर आपको नस जैसी संरचनाएं दिखाई देती होगी, है ना। अब ये देखिए, अब क्रियाकलाप 3 में देखें। इकट्ठी की गई सभी पत्तियों में से एक बड़ी पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी में पन्ने में नीचे रखें। इसे एक ही स्थान पर दबाकर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको छाप के साथ कुछ रेखाएं दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचना को सिरा कहते हैं। इन रेखित संरचना को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये पत्ती है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के ये सब है ना, ये सब क्या है? सिरा है। ठीक है, क्या है? सिरा है। क्या आपको पत्तियों के मध्य से एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मोटी सिरा कही। ये वाली जो है मध्य जो है ना, एक मोटी सिरा जो जाके तने में से चिपकती है, इसे मोटी सिरा कहते हैं। इसे मध्य सिरा, मोटी सिरा को क्या कहते हैं? मध्य सिरा। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों द्वारा बनाए गए ये जो डिजाइन है, ये सब सिरा विन्यास है। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका या सिरा विन्यास जालिका है। जालिका सिरा विन्यास कहलाता है। कुछ पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब जालिका रूपी सिरा विन्यास और एक समांतर सिरा विन्यास। ये देखिए, आपके द्वारा इकट्ठी की गई पत्तियों में ऐसी कोई पत्ती मिली जिसमें सिराएं ना दिखती हो। ऐसी पत्ती
अपने शिक्षक को दिखाएं। शिराएं देखने के लिए पत्ती को रोशनी की तरफ करके देखना अच्छा होता है। अलग अलग पत्तियों में शिराओं के फैलाव को देखिए। अब अपनी लाई गई पत्तियों को जालीदार और समानांतर विन्यास में बांट तथा उनके नाम अपनी कॉपी में लिखे। ठीक है, तालिका बनाकर देखिए जालीदार विन्यास और एक समानांतर विन्यास। पत्तियों की प्रदर्शनी। शेष बची पत्तियों को अखबार या पत्रिका के पन्नों में बीज फैलाकर दबा दें। इन पत्तियों को हर 2-3 दिन बाद निकाल कर नए कागज में दबाएं। कागज बदलते समय पत्तियों को सावधानी से उठाएं नहीं, वे टूट जाएंगे। कागज तब तक बदलते जाएं जब तक पत्तियां सूख ना जाए। सुखाई गई पत्तियों की एक प्रदर्शनी तैयार करें। क्रियाकलाप को आवश्यक सामग्री पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा धागा, ये सब है ना। अब देखिए इस गतिविधि को दिन के समय जब धूप खिली हो तो उस समय करें। किसी स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में स्थित पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दें। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दें। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखें। क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है, क्या आप बता सकते हैं? आपने देखा कि यहाँ पे डाली पर बंधी एक पॉलीथीन व धूप में रखी खाली पॉलीथीन। अब इसमें देखिए जल की थोड़ी थोड़ी बूंदें दिखाई देगी, ये रही ना जल की थोड़ी थोड़ी बूंदें, ड्रॉपलेट सब। अब ये खाली में कुछ नहीं है ना। ये बूंदे पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल से छोड़ते हैं और गतिविधि के बाद पॉलीथीन की थैली को हटा दें। क्या पत्तियों का और भी कोई कार्य? अब देखिए बीज। सेम, अरहर, मसूर, मक्का, धान आदि के बीज इकट्ठा करें। इनमें से किन्हीं 2 जैसे सेम और मक्का के कुछ बीज एक बर्तन में भिगोकर बीज फूल जाते हैं और उनको खोलकर अंदर देखना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, बीज का छिलका हटाएं। छिलका हटे बीज को अंगुली से हल्का दबाएं और मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होता है तथा इसे एक बीज पत्री कहते हैं। सेम के बीज में 2 भाग होते हैं, इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, दोनों बूंदेदार भाग इसके बीज पत्र हैं। इसी प्रकार के बीज को द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, मक्का और सेम के समान 5 बीज और द्विबीजपत्री बीजों के नाम तालिका में अंकित करें। ठीक है, कौन से एक जिसमें कोई ले, ठीक है, जिसमें एक बीज होती है और कोई दूसरी फसल ले जिसमें 2 बीज होती है। जैसे आपको दाल, विभिन्न तरह के दालों में 2 तरह के द्विबीजपत्री वाले मिलेंगे, है ना। अब तक अपने पत्तियों की बनावट, विन्यास, जड़ों के प्रकार तथा बीजों में बीज पत्रों का अध्ययन किया है। इनके बारे में जो जानकारी आपने एकत्रित की उसमें तालिका 7.6 में अंकित करें। ठीक है, जैसे आम मूसलाधार है, जालीदार है, बीज कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से। अब आइए क्रियाकलाप 5 में देखेंगे। आवश्यक सामग्री क्या है? मक्के, चने के बीज, कपड़ा, कटोरी, जाल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भींगे हुआ कपड़ा रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्के के दाने। जल डालकर कपड़ों को हमेशा नम रखें तथा बीज का अवलोकन करते रहिए। 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि इन बीजों से उजला चीज निकल आया। इसी बीज को अंकुर कहते हैं ना। बीज को हल्का हल्का नम बनाए रखे। लगभग सप्ताह बाद देखेंगे इसमें पौधे की तरह रचना निकल आई है। जी हाँ, यह वास्तव में चना और तथा मक्का का शिशु पौधा है। यदि आप इसे सही तरीके से मिट्टी में डालकर देखभाल करें तो यह बाद में या धीरे धीरे वृद्धि कर चना और मक्का का वैश्य पौधा बन जाएगा। और अब आप खेत में चने के पौधे देखिए इस तरह से निकल आता है बीज, है ना। चने से ये हो गया मक्के का। लगी फली के अंदर हरे चने और मक्के की बाली भुट्टा में लगे मक्के के असंख्य बीजों को देखकर क्या निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? बीज का क्या काम हो सकता है? आप क्या यह समझ गए होंगे? बीज का बीज पद शिशु पौधे को पोषित करता है। शिशु पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्व बीज पत्र मौजूद रहते हैं। क्या आप तालिका 7.6 के आधार पर पत्ती के सिरा, विन्यास, जड़ व बीज में कोई संबंध बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक की मदद से पत्ती, जड़ और बीज में संबंध समझे। गंगा के दिमाग में एक विचार आया कि यदि वह जानना चाहती है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होती है तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका जवाब दे सकते हैं। क्या आप समझ पाए कि पौधे की पत्तियों और पत्ती, जड़, बीज में एक रोचक संबंध है? करीम ने कहा, जिन पत्तियों में समांतर विन्यास होगा उनकी जड़ें क्या होगी? रेशेदार होगी। और बीज क्या होगा? एक बीज पत्र होगा। यहाँ पे आपका एक पॉइंट नोट होता है। ठीक है, जिन पत्तियों में समानांतर विन्यास होगा उनकी जड़ें रेशेदार होगी। ठीक है, समानांतर विन्यास याद रखिए। क्या आप करीम से सहमत हैं?
हाँ, सिरा विन्यास क्या होता है? वेनेशन होता है, जाली का विन्यास रेटिकुलेट वेनेशन होता है, समांतर विन्यास पैरेलल वेनिटेशन होता है, एक बीजपत्री मोनोसाइटो, ठीक है, द्विबीजपत्री ये डाइकोटिलेडोन होता है, ठीक है। अब हमने क्या क्या सीखा? पेड़ पौधे को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, साग, झाड़ी, वृक्ष। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और झगड़ा जड़ या रेशेदार। अलग अलग पौधे पर पत्तियों की जमावट भिन्न भिन्न होती है। पौधे में जल, खनिज एवं लवण का संबंध तना द्वारा होता है। पत्तियों में जालिका रूपी या समानांतर शिरा विन्यास होता है। जालिका रूपी या समानांतर शिरा विन्यास होता है, ठीक है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। निम्न के चित्र बनाए। मूसलाजर, मूसलाजर क्या होता है? एक सिंगल मुख्य जड़ होता है, इसमें से तरह तरह के मुख्य जड़ एक ही होता है और इसमें से विभिन्न प्रकार के निकलते हैं, ठीक है। और रेशेदार में क्या होता है? एक यहाँ से मुख्य जड़ों से बहुत सारे, जिसे पता ही नहीं चलता कौन सा मुख्य जड़ है, एक ही जड़ से ना बहुत सारे निकले रहते हैं, ये हो गया रेशेदार जड़। पत्ती का चित्र बनाइए। पत्ती का चित्र हम इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया बीज का मध्य सिरा, है ना। यदि किसी पौधे की पत्ती समांतर शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ किस प्रकार की होगी? किस प्रकार की होगी? तो रेशेदार होगी, है ना। यहाँ पे हमने रेशेदार होगी या देख लेते हैं, हाँ समांतर रेशेदार होगी, ठीक है। अब यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार होगा? झकड़ा अर्थात रेशेदार पत्ती का शिरा विन्यास भी यहीं पे है, देखिए आप क्या होगा शिरा विन्यास। रेशेदार का मतलब ही होता झकड़ा, समांतर विन्यास होगा, पत्तियों का क्या होगा? समांतर विन्यास होगा और बीज एक बीजपत्री होगी। इनमें से जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाए, ठीक है। जैसे हो गया धान का, धान का क्या होता है? समांतर हो गया। गेहूं का भी समांतर हो। मक्का, पीपल का शिरा विन्यास होता है, क्या होता है? जालिका होता है, ठीक है। आम का भी जालिका होता है, धनिया का भी जालिका होता है, तुलसी का भी जालिका होगा। सिर्फ धान और मक्का का क्या होगा? समांतर होगा। पौधे की जड़ का क्या कार्य है? पौधे के जड़ का क्या कार्य है? वो पानी को मिट्टी से क्या होता है ऊपर तक पहुंचाता है ना, तने की सहायता से। अब तना के 2 कार्य लिखे। तना का कार्य क्या क्या है कि पौधे में जल और खनिज लवण का संवहन करता है ना। जड़ के 2 मुख्य कार्य आपको पता ही है। पत्तियों के मुख्य कार्य ये भी पता है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। मिलेंगे फिर, चलिए एक और है रिक्त स्थानों की। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की थी, मूसलाजड़ और रेशेदार जड़। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करती हैं। जड़ें मिट्टी से क्या करती है? जल और खनिज का अवशोषण करती है। पौधों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। झकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है? रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, रेशेदार। जिन पत्तियों को शिराएं एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब आम देखिए, अब इसमें से आम क्या है? वृक्ष है। पत्तियों जल का उपयोग बनाने के लिए करती हैं। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। मक्के के बीज में एक बीजपत्र होते हैं, यथा इसे एक बीजपत्री कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।